गुड मॉर्निंग। 12th बायोलॉजी क्लास में सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 12th क्लास के लेसन नंबर 11 श्वसन के अंतर्गत श्वसन की क्रियाविधि के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। इस वीडियो में हम इस लेसन के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। कि श्वसन एक उभयचरी क्रिया होती है, अर्थात श्वसन कैसी एक एम्फीबॉलिक रिएक्शंस होती है। देखो यहाँ पर उभयचरी क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जिसमें अपचय और उपापचय दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है उभयचरी क्रिया। क्योंकि हमें पिछले वीडियो में भी अध्ययन कर चुके हैं कि सजीवों में जो उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। उपापचयी क्रिया एक होती है अपचयी क्रिया और दूसरे प्रकार की होती है उपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया का मतलब कि इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे विघटनकारी क्रियाएं होती हैं। और अपचयी क्रिया का मतलब इस प्रकार की जो क्रिया है वो निर्माणात्मक क्रियाएं होती हैं। अर्थात यदि हम देखें तो विघटनकारी क्रिया का मतलब हो गया बेटा श्वसन और उपचयी क्रिया का निर्माण क्रिया का मतलब हो गया बेटा प्रकाश संश्लेषण। तो देखो मैं पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सजीवों में होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं हैं, ये उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक तो अपचयी क्रिया और सेकेंड है उपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया का मतलब कि इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो विघटनकारी क्रियाएं होती है, अर्थात यहाँ पर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे श्वसन। दूसरे प्रकार की उपापचयी क्रियाएं जो सजीवों में होती है वो होती है अपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं। और जो उपचयी क्रियाएं हैं इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं, अर्थात इस प्रकार की क्रियाओं में छोटे अणु मिलकर जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि जो श्वसन है वो एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है या एम्फीबॉलिक क्रिया होती है। एम्फीबॉलिक का मतलब होता है उभयचरी। इसका मतलब ऐसी उपापचयी क्रियाएं जिनमें अपचय एवं उपचय दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। कैसी होती है बेटा? साथ साथ। तो सजीवों में होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें अपचय और उपचय दोनों क्रियाएं कैसी हो? साथ साथ हो, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो कहलाती है उभयचयी क्रिया। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाएगी बेटा? उभयचयी क्रिया। अब यहाँ देखो श्वसन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? श्वसन की। तो श्वसन के अंतर्गत अपचयी क्रिया और उपचयी क्रिया ये दोनों साथ साथ होते हैं। अर्थात जब श्वसन में
अपचयी क्रिया के दौरान जटिल अणु किसमें कन्वर्ट होते हैं बेटा? सरल अणुओं में। किसमें कन्वर्ट होते हैं? सरल अणुओं में कन्वर्ट होते हैं। किसमें? अपचय क्रिया के दौरान। तो इस दौरान कुछ ऐसे मध्यवर्ती पदार्थों का निर्माण होता है जिनके द्वारा कुछ अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। क्या होता है? अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। इसीलिए इस प्रकार के विक्रिया अर्थात जो श्वसन है इसको एक उभयचयी क्रिया कहा जाता है। क्योंकि इस समय देखो जो उभयचयी क्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं श्वसन कैसी है? अपचयी क्रिया है। ठीक है, तो यह अपचयी क्रिया में क्या होता है कि जटिल अणु किसमें कूदते बेटा? सरल अणुओं में। अर्थात जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इस कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स पदार्थ है वो किसमें? सिंपल अणुओं में टूट जाता है। जब कोई भी जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल अणुओं में परिवर्तित होता है तो कुछ ऐसे मध्यवर्ती पदार्थों का निर्माण होता है जिन पदार्थों के द्वारा जो दूसरे अन्य पदार्थ हैं उनका संश्लेषण होता है। इसका मतलब इन मध्यवर्ती पदार्थों से जो दूसरे पदार्थ बन रहे हैं उसमें कौन सी क्रिया हुई बेटा? उपचयी क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? उपचयी क्रिया। ठीक है, इसीलिए श्वसन की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें अपचयी क्रिया और उपचयी क्रिया दोनों सम्मिलित है या दोनों साथ साथ होती है। इसीलिए इस क्रिया को क्या कहा जाता है? एक उपचयी क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा इस लेसन में अगला टॉपिक है श्वसन में विभिन्न क्रियाधारों के मध्य अंतर संबंध का आरेख। तो इस लेसन के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कि श्वसन में विभिन्न क्रियाधारों के मध्य अंतर संबंध को दर्शाने वाला आरेख। तो यहाँ देखो हम बात कर चुके हैं कि श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जो श्वसन क्रियाधार हैं जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक है, ये श्वसन में प्रयुक्त होते हैं तथा इनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 H2O का निर्माण होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्वसन में जो विभिन्न क्रियाधार है इन विभिन्न क्रियाधारों के मध्य क्या क्या अंतर संबंध है अर्थात वो किस प्रकार आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जैसे कि हम बात करें क्रियाधारों के बारे में तो यहाँ पर हमने देखा था कि श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने वाले जो श्वसनाधार है उनमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन्स होती है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के श्वसन क्रियाधार थे। हमें पता है कि वसा के अंतर्गत क्या होता है बेटा? वसीय अम्ल। क्या होता है? वसीय अम्ल। और वसीय अम्लों का बीटॉक्सीकरण होता है इसके द्वारा, बीटॉक्सीडेशन के द्वारा।
किसका निर्माण होता है? एसिटाइल कोएंजाइम का। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के पद हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। यह पाइरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। इसमें परिवर्तित हो जाता है बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसी प्रकार हमने बताया कि जो प्रोटीन्स है, इन प्रोटीन्स में अमीनो अम्ल होते हैं, क्या होते हैं बेटा? अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल या तो पाइरुविक अम्ल बना लेते हैं या फिर ये सीधे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो, यह एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर किसमें प्रवेश करता है बेटा? क्रेब्स चक्र में। और क्रेब्स चक्र के बारे में पूरा अध्ययन हम कर चुके। तो क्रेब्स चक्र में CO2 और H2O भार होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है बेटा? NADH2 व FADH2 का निर्माण होगा, ठीक है। फिर NADH2 और FADH2 किस में जाएंगे बेटा? ETS में, अर्थात इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, यानी कि ETS में जाएंगे। और ETS में जाकर ये ATP का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आरेख है, यह आरेख श्वसन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न जो श्वसन क्रियाधार है, इन श्वसन क्रियाधारों के मध्य अंतर संबंध को प्रदर्शित करता है। जिसमें हमने देखा कि श्वसन क्रियाधार जैसे वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है। ये तीनों श्वसन क्रियाधार जैसे फर्स्ट हो गया वसा, सेकंड हो गया बेटा कार्बोहाइड्रेट और थर्ड हो गया प्रोटीन्स। ये तीनों आपस में किस प्रकार अंतर संबंधित होते हैं जो कि आगे चलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वसा के अंतर्गत वसीय अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? वसीय अम्ल। इन वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण होता है और बीटा ऑक्सीकरण के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। इसी प्रकार हम देखें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत क्या हो गया बेटा? ग्लूकोज हो गया। यह ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा पाइरुविक अम्ल का निर्माण करता है और यह पाइरुविक अम्ल आगे चलकर एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रोटीन, थर्ड श्वसन क्रियाधार हो गया बेटा प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। ये अमीनो अम्ल किसका निर्माण कर लेते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए का। इसी प्रकार चाहे वसा के द्वारा हो या कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हो या प्रोटीन के द्वारा हो, किसका निर्माण होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। अब यह एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है और क्रेब्स चक्र में इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 और H2O का निर्माण होता है। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्रेब्स चक्र में ऑक्सीकरण होता है तो उस समय हमने बताया था कि यहाँ पर NADH2 और FADH2 का निर्माण होता है, ठीक है। यह NADH2 और FADH2 ETS में जाता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसके रूप में? ATP के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये तीनों श्वसन क्रियाधार एक दूसरे से
रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, जिनको दर्शाने वाला ये आरेख है। नेक्स्ट देखो बेटा, इस लेसन के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है किण्वन। अर्थात फर्मेंटेशन। किण्वन या फर्मेंटेशन। हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा पायरुविक अम्ल बनता है, और पायरुविक अम्ल का यदि अवायवीय ऑक्सीकरण होता है तो वहाँ पर अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, अर्थात या तो अल्कोहल बनेगा, और यदि अल्कोहल का निर्माण न होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किण्वन की क्रिया है, यह किण्वन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो हम यदि सबसे पहले परिभाषा की यदि बात करें तो किण्वन की जो क्रिया है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसकी अनुपस्थिति में O2 की अनुपस्थिति में, ठीक है। इस O2 की अनुपस्थिति में जो कार्बनिक पदार्थ है इन कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बेटा? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और अपूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा या तो अल्कोहल का निर्माण होता है या कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। तो यहां देखो, हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अल्कोहल या कार्बनिक अम्लों के निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाती है। तो यहां पर हमने देखा कि इस किण्वन प्रोसेस के अंतर्गत जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अर्थात यहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की जो क्रिया है वो कुछ जीवाणु, यीस्ट तथा जीवित कोशिका के बाहर, जीवित कोशिका के बाहर किसी पात्र में भी कराई जाती है। किसमें संपन्न हो सकती है बेटा? जीवित कोशिका के बाहर किसी पात्र में भी संपन्न हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस किण्वन के बारे में सबसे पहले पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने बताया। किसने बताया बेटा? पाश्चर ने, ठीक है। इसके पश्चात जो बुकनर नामक वैज्ञानिक थे, इन बुकनर नामक वैज्ञानिक ने यीस्ट नामक कवक के अंतर्गत जाइलेज एंजाइम की खोज की। किसकी खोज
की जाएगी। तथा ये बताया कि किण्वन की जो क्रिया है वो जीवित कोशिका के बिना भी संपन्न हो सकती है। तो बुकनर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो यीस्ट है, इस यीस्ट में जैवलिक एंजाइम होता है, ठीक है, और यह एंजाइम जीवित कोशिका के बाहर भी किण्वन क्रिया को संपन्न कर सकता है। अब देखते हैं हम किण्वन के प्रकारों के बारे में। देखिए बेटा, किण्वन के प्रकार। किण्वन के प्रकारों के अंतर्गत फर्स्ट है अल्कोहलीय किण्वन। किण्वन के प्रकारों के अंतर्गत फर्स्ट है अल्कोहलीय किण्वन। तो यहां पर देखो, पाइरुविक अम्ल है, यह पाइरुविक अम्ल NaDH2 की उपस्थिति में डिहाइड्रोजिनेज व डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा किसमें बदल जाता है बेटा? अल्कोहल में, यानी कि एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान CO2 निकलती है, NAD का निर्माण होता है, प्लस ऊर्जा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पाइरुविक अम्ल है, यह पाइरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा NaDH2 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। तो यह क्रिया कहलाती है अल्कोहलीय किण्वन। क्या कहलाती है? अल्कोहलीय किण्वन। इस प्रोसेस के अंतर्गत देखो बेटा, कि जो पाइरुविक अम्ल है अर्थात CH3 C डबल बॉन्ड OH, यह है बेटा पाइरुविक अम्ल। इस पाइरुविक अम्ल से पहले डीकार्बोक्सिलेज, फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं, कौन से एंजाइम बेटा? डीकार्बोक्सिलेज। इस डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा सबसे पहले विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होती है। तो विकार्बोक्सिलीकरण के दौरान कौन सा मॉलिक्यूल? CO2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है, और क्या बचा बेटा? एल्डिहाइड अर्थात CH3C डबल बॉन्ड OH का निर्माण होता है एसिटाल्डिहाइड का, और क्या बाहर निकलती है? CO2। ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस में क्या होगा? जो एसिटाल्डिहाइड बना CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका NaDH2 के द्वारा चयन होगा, किसकी उपस्थिति में? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में
किसका निर्माण होगा? CH3 CH2 OH का, अर्थात एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल, ठीक है, प्लस NAD प्लस ऊर्जा। तो इस प्रकार पाइरुविक अम्ल से एथिल अल्कोहल का निर्माण 2 स्टेप्स में पूर्ण होता है। सबसे पहले पाइरुविक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसके पश्चात एसिटाल्डिहाइड का डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NADH2 के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और केमिकल की ऊर्जा, तो ये था अल्कोहलीय किण्वन जिसमें ऊर्जा बहुत कम मात्रा में मुक्त होती है। किण्वन का दूसरा प्रकार देखते हैं बेटा, सेकंड टाइप से लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल किण्वन, देखो यहां पर जो पाइरुविक अम्ल है इसे पाइरुविक अम्ल के द्वारा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? लैक्टिक अम्ल। तो पाइरुविक अम्ल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अक्षय के द्वारा किसका निर्माण कर लेगा बेटा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? लैक्टिक अम्ल का। तो इस प्रकार का जो किण्वन है वो कहलाता है लैक्टिक अम्ल किण्वन। और जो लैक्टिक अम्ल है यह लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में, इसमें बनता है बेटा मांसपेशियों में, इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणुओं में इस लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु, क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु, क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु। नेक्स्ट अगला प्रकार है किण्वन के प्रकार में थर्ड एसिटिक अम्ल किण्वन। एसिटिक अम्ल किण्वन तो यहां पर देखो बेटा पाइरुविक अम्ल है, यह पाइरुविक अम्ल एसिटोबैक्टर एसिटाइल नामक जीवाणु के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिटिक अम्ल में। किसमें बदल जाता है? एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार का किण्वन जिसमें एसिटिक अम्ल के द्वारा पाइरुविक अम्ल के द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है उसे एसिटिक अम्ल किण्वन कहते हैं। और यह क्रिया किसकी उपस्थिति में? एसिटोबैक्टर एसिटाइल नामक जीवाणु की उपस्थिति में संपन्न होती है।
किण्वन के प्रकारों में नेक्स्ट है ब्यूटाइलिक अम्ल किण्वन। फोर्थ है ब्यूटाइलिक अम्ल किण्वन। देखो ब्यूटाइलिक अम्ल किण्वन का मतलब पाइरुविक अम्ल था, इस पाइरुविक अम्ल से पहले एसिटोबैक्टर एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है और एसिटिक अम्ल से आगे चलकर ब्यूटाइलिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, तो यहां देखो ब्यूटाइलिक अम्ल निर्माण के अंतर्गत सबसे पहले जो पाइरुविक अम्ल था, इस पाइरुविक अम्ल से एसिटिक अम्ल बना, इसके पश्चात एसिटिक अम्ल से ब्यूटाइलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो किण्वन है वो कहलाता है ब्यूटाइलिक अम्ल किण्वन। और इस प्रकार का जो किण्वन है बैसिलस ब्यूटाइलिकस, इस प्रकार का जो किण्वन है वो बैसिलस ब्यूटाइलिकस नामक जीवाणु की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो ये था बेटा किण्वन के कुछ प्रकार। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।